उसका नाम होता है एरन। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए एक जगह पर जाता है और वो जगह पूरी तरह से वीरान होती है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और जब एरन हाइकिंग कर रहा होता है तो तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ दिखाई देती हैं। असल में ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल गई थी। तब एरन उनसे पूछता है क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तब ये कहकर फौरन एरन उन लड़कियों के पास जाता है। यहाँ पर एरन उनकी हेल्प करते हुए उन्हें सही रास्ता बताता है और फिर वो इन्हें गाइड करते हुए इन्हीं के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है। और जब ये काफी आगे निकल जाते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफर में बहुत मजा आने वाला है। और अब ये तीनों माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ते काफी नैरो यानी तंग होते हैं। और जब ये तीनों थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो एरन वहाँ से कूद जाता है। तब ये देखकर वो दोनों लड़कियाँ डर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद एरन गिर गया है। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाता है। असल में वहाँ पर बहुत सारा पानी था, वो जगह एक पूल थी। अब एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तब ये दोनों लड़कियाँ एक एक करके पानी में कूद जाती हैं और ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। वो वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। अब वहाँ से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है और उन दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर अलग अलग होने से पहले सेल्फी बनाते हैं। एरन उनसे पूछता है क्या हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि कल हमारी रात एक पार्टी है जिसमें कि तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। एरन अब माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है। वो काफी खुश होता है, वो इस हाइकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा तंग और खतरनाक होते हैं। और जब एरन दो तंग पहाड़ियों से नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और जब एरन उस पत्थर का सहारा ले रहा होता है तो तभी वो पत्थर खिसक जाता है, जिसकी वजह से अब बेचारा एरन नीचे गिरने लगता है। और वो पत्थर जिसका एरन ने सहारा लिया था वो भी उसके साथ साथ आकर उसके हाथ पर गिर जाता है, उसके राइट हैंड पर। और अब एरन का हाथ दो तंग पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। अब हालांकि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी लेकिन उसका हाथ वहाँ से निकल ही नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब ही रहता है। और जब एरन को रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता तो इसीलिए वो उन दोनों लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाने लगता है। लेकिन अनलकीली उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि ये सारे नैरो माउंटेन्स हैं और यहाँ से आवाज को बाहर पहुँचाना जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान, जानवर, यहाँ तक कि बर्ड्स का भी नामो निशान नहीं है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसके पास हाइकिंग का जितना भी सामान होता है वो उन सबको बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना होगा क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो सामान उसने बैग में से बाहर निकाला होता है उसमें एक नाइफ भी होता है। तो वो उस नाइफ की मदद से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये चट्टान तो काफी हार्ड थी, इतनी ज्यादा ठोस थी कि उसे जरा भी कुछ नहीं होता। और साथ साथ ये भी कि उसका राइट हैंड वहाँ पर फंसा हुआ था, इसीलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता और वो लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वो उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो नाइफ उससे काफी दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर वो उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटने लगता है। लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है अब क्योंकि वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उसकी नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसीलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही करते करते अगली सुबह भी हो जाती है और अब यहाँ पर एरन को फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे लेकिन स्टिल उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर वो अपने कैमरा को ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर आने का किसी को भी नहीं बताया था। साथ साथ मेरे पास खाने का सामान भी बहुत ही कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। अब जब वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तो उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन उसका चीखने का चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर फिर से रात हो जाती है जहाँ पर एरन को भूख लगने लगती है और उसके पास खाने का जितना भी सामान बचा हुआ था वो उसे खाने लगता है। तब उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियों ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया था जहाँ पर जाहिर सी बात है कि वाइन भी होगी। और अब एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और तो और वो अपने आप से बातें भी करता है।
और उसे वो टाइम भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा होता है, जहाँ उसके पास उसकी मदर की कॉल भी आ रही होती है, लेकिन वो उनकी कॉल नहीं पिक करता, उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। और अगर एरन ने उन्हें बताया होता तो शायद वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरन आखिर है कहाँ पर। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर पड़ा हुआ है, और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी के उस सिरे को अपने पाँव में फंसाकर पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो बढ़ती जा रही थी क्योंकि 3 दिन हो गए थे और अब उसका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब क्योंकि वो यहाँ पर फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस कर रहा था यहाँ पर, जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान से उड़ रहा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता, और कभी कभी वहाँ पर कुछ खतरनाक इंसेक्ट्स भी आते रहते हैं, और अगर वो उन इंसेक्ट्स को मारकर उन्हें खाना चाहता है तो उसे उनके आने का इंतजार करना होगा। और तो और इस माउंटेन पास में एरन को एक दिन में सिर्फ 15 मिनट धूप मिलती है, क्योंकि उसके बाद धूप तो वहाँ से चली जाती है। अब 3 दिन से एरन यहाँ पर भूख से, प्यास से और ऐसे माहौल से काफी परेशान हो गया था, और इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। तब ये सोचकर वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को यानी कि बाजू को अच्छे से बांध लेता है, और उसके पास जो नाइफ होता है वो उसे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाइफ की धार तो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बाजू की पतली सी स्किन भी उस नाइफ से नहीं कट रही थी। तब इस बात से एरन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और इसीलिए वो कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, क्योंकि ये तो बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है, और जब रात होती है तो एरन को अपने पुराने दिन काफी याद आ रहे होते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स याद आ रहे होते हैं, और जब वो लोगों को याद कर रहा होता है तो ऊपर आसमान में बादल आ जाते हैं, और देखते ही देखते बहुत जोरों से बारिश होने लगती है, क्योंकि एरन के पास पानी खत्म हो गया था, इसीलिए वो अपनी बोतल में पानी भरने लगता है, और उन तंग माउंटेन्स में भी पानी आने लगता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ था। और अब देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एरन उसमें डूबना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और काफी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से फौरन उसका हाथ भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तब एरन वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है, लेकिन ये सब कुछ एक ड्रीम था उसका, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भी वो उन्हीं माउंटेन पास में फंसा हुआ था, और वो एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब क्योंकि उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो गए थे, इसीलिए उसे अजीब तरह के ड्रीम्स और हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। एरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो गए थे, और ये होता है उसका 5वां दिन, इसीलिए उसका बिहेवियर, उसका मेंटल बैलेंस काफी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है, और ये भी बताता है कि अगर उस दिन मैंने अपनी मदर की कॉल रिसीव की होती, उन्हें मैंने बताया होता कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ न होता। और जिस शॉप से मैंने हाइकिंग का सारा सामान लिया था, वहाँ के शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था, और अगर उसे पता होता इसके यहाँ आने का, तो शायद वो एरन की मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से कोई ना कोई तो उसे यहाँ पर ढूंढने आ ही जाता। यहाँ पर एरन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। असल में एरन ये सब कुछ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसकी यहाँ से निकलने की उम्मीदें खुद भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो भूखा भी है, प्यासा भी है, उसकी बॉडी में जान नहीं है, और ये इतना बड़ा पत्थर जो है जिसे वो मूव भी नहीं कर सकता, उसने एरन को जैसे यहाँ पर कैद करके रख दिया है। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है, और वो नाइफ जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो नाइफ की फ्रंट साइड से अपने हाथ पर स्टैब करना शुरू कर देता है। वो नाइफ को इतने अंदर तक गाड़ता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है, लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता मजीद। और अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है, और जब छठा दिन आता है तो एरन की हालत काफी खराब होती है। वो काफी कमजोर पड़ गया था, और अगर वो अब यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। तब यहाँ पर एरन ये भी सोचता है कि शायद ये पत्थर पूरी जिंदगी से मेरा ही इंतजार कर रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये माउंटेन पास मेरा ही इंतजार कर रहा था, और शायद मेरी डेस्टिनेशन यही है। और अब वो वहाँ चट्टान पर रिप रेस्ट इन पीस लिख देता है, साथ साथ वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और अपना नाम भी, क्योंकि अब उसे यकीन आ चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। साथ साथ उसकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, वो काफी निढाल भी हो गया था। फिर नेक्स्ट डे यानी छठे दिन जब उसे हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं। तब उस विजन में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि असल में एरन का फ्यूचर सन होता है। तब एरन देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है, और अब उसके अंदर एक पावर डेवलप होती है, और इसीलिए वो अपने फंसे हुए हाथ को ऑपोजिट साइड पर पुश करना शुरू करता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है, और उसके पास जो चाकू होता है उस पर भी उसने धार लगा ली होती है, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने हाथ को काटना
काटना शुरू करता है और अब इस तरह करके वो अपने हाथ को अपनी बॉडी से अलग कर देता है और आज छठे दिन वो अपने हाथ को सेक्रीफाइस करके इस पत्थर से खुद को आजाद कर लेता है। अब वहाँ से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर भी बनाता है, उस हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। और अब एरन बड़ी मुश्किल से इन माउंटेन पास से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो देखता है कि वहाँ पर बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है। तब एरन वहाँ पर जाकर वहाँ से बहुत सारा पानी पीने लगता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से ना उसने कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था, इसीलिए आज वो जी भर के पानी पीता है। और इसके बाद वो वहाँ से आगे निकलता है और उसी आसमान में उड़ता हुआ वो बर्ड भी दिखाई देता है, जिससे वो हर रोज माउंटेन पास से देखा करता था। और आज वो खुद को भी उस बर्ड की तरह आजाद समझ रहा था, लेकिन अभी भी उस एरिया से निकलना कोई आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बड़ी और बंजर थी। लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता और इतना ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तब एरन उन्हें आवाज लगाता है और वो भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। वो एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और इसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और फिर एरन को वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन बिल्कुल ठीक हो गया था और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो भी सच हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जो सेम टू सेम उसी बच्चे जैसा होता है जिसे एरन ने अपने विजन्स में देखा था। अब इन 6 दिनों में एरन ने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है और वो जहाँ भी जाता है ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ पर जा चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ, वो ये कि ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। यानी ये सच है कि एरन 6 दिनों तक उन माउंटेन पास में फंसा रहा। वहाँ उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम गुजारा और उसने उन चट्टानों पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि उसे यकीन जो हो गया था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। और जिस पत्थर के नीचे एरन का हाथ फंसा था उसका वेट 360 केजी था। खाने पीने का सामान भी बहुत थोड़ा था, लेकिन फिर भी जो उसकी अच्छी बात, उसने हिम्मत नहीं हारी और यही वजह थी कि फिर भी उसने 5 दिन तक सरवाइव कर लिया। और छठे दिन जब उसको लगा कि वो नहीं बचेगा, तब किसी पावर ने उसका साथ दिया, जिसमें उसे अपने फ्यूचर सन के विजन्स आए, जिससे उसे पावर मिली और वो वहाँ से निकलने में फाइनली कामयाब हो गया। एरन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा होता है कि अगर वो पहले अपना हाथ काट देता तो उसका बहुत सारा खून बह जाता और वो यहाँ से बचकर बाहर ना निकलता। और जब उसने अपना हाथ काटा उस टाइम भी अगर वो अपना हाथ ना काटता तब भी वो वहाँ पर मर जाता। जब उसने अपना हाथ काटा तो उसकी बॉडी वीक थी, इसीलिए उसका खून ज्यादा नहीं बहा और इसी वजह से हाथ कटने के बावजूद भी वो 4 घंटों तक वहीं पर ही घूमता फिरता रहा। अब इस तरह से एरन ने कभी ना हार मानने वाले अपने जज्बे को दिखाया और इसी के साथ ही कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लेडी को दिखाते हुए जो अपने बच्चे के साथ वॉक पे निकली थी। पार्क में चलते चलते अचानक ही उसका बैग चोरी हो जाता है, तो वो उस चोर के पीछे भागती है और फिर कुछ मिनट के अंदर लौट के आती है, मगर तब तक जो होना नहीं था वो हो चुका था। किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया था। इनिशियल ट्रॉमा से निकलने के बाद ग्रेजुअली उस लेडी को यह समझ आ जाता है कि वो एक सोची समझी कंस्पिरेसी का शिकार हुई है। उसका बैग को तो सिर्फ उसे डाइवर्ट करने के लिए चुराया गया था, असली टारगेट तो उसका बच्चा था। मगर सब कुछ समझ के भी क्या पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाती, खड़े खड़े रोती रहती है बस। पता नहीं अब उसका बच्चा फिर कभी उसे वापस मिलेगा भी या नहीं। इसके अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं पूरे 7 साल बाद। मिलते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट डेलोंड्रा से, जो एक बहुत ही जेन्युइन एंड हार्ड वर्किंग यंग लेडी है। अपनी एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ बेबी सिटिंग का काम भी करती है वो। लेकिन एक दिन अचानक ही उसे पता चलता है वो जिस फैमिली के लिए काम किया करती थी वो लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। इससे डेलोंड्रा तो बहुत टेंशन में पड़ जाती है। हाल ही में घर बदला है उसने, इस घर का रेंट काफी ज्यादा है, कैसे मैनेज कर पाएगी वो। भले उसका बॉयफ्रेंड उसे लोन देने की बात करता है, मगर वो लेना नहीं चाहती थी। उल्टा वो उसी दिन से नए काम की तलाश में लग जाती है। फॉर्चुनेटली ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता उसे। जब वो उस दिन अपने लैंडलॉर्ड मिसेस स्टब से मिलने जाती है और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, तो मिसेस स्टब से उसे उसका सोल्यूशन दे देती है। वो कहती है उनके पहचान में एक छोटा सा बच्चा है डैनी नाम से। उसके पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस चेसमैन कभी कभी उसे उनके पास छोड़कर काम पे जाते हैं। उन्हें डैनी पसंद तो है, लेकिन अपने उम्र के कारण उनसे और संभाला नहीं जा रहा, तो क्यों ना अब से डेलोंड्रा ही उसका ख्याल रखे। इस ऑफर से डेलोंड्रा तो बहुत खुश हो जाती है और अपने जॉली नेचर के कारण डैनी से क्विकली दोस्ती भी कर लेती है। मगर जब दोनों पार्क में जाती है, वहां अचानक ही डैनी की मां मेलेडी आ जाती है और डेलोंड्रा पर चिल्लाने लगती है। उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि उन्हें लग रहा था डेलोंड्रा उसके बच्चे को हार्म करने की कोशिश कर रही है। लकीली ठीक तभी मिसेस स्टब्स वहां आ जाती है और सिचुएशन को संभाल लेती है और साथ ही साथ मेलेडी को मना लेती है डेलोंड्रा को रखने के लिए। यहाँ पर उनके बातों से हमें पता चलता है मेलेडी के उस फ्रैंटिक रिएक्शन के पीछे असल में एक बहुत बड़ा कारण है,
एक्चुअली आज से 7 साल पहले डैनी जब बस एक छोटा सा बेबी था तब किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। भले ही कुछ दिनों बाद एक अबांडन गैस स्टेशन से मिल भी गया था वो, मगर वो कुछ दिन मेलेडी के लिए कई साल के बराबर थे। पुलिस को कभी उस किडनैपर के बारे में पता ही नहीं चला, ना उन्हें ये समझ आया वो लोग आखिर डैनी को छोड़कर क्यों भाग गए, पुलिस के डर से और नहीं से। मेलेडी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था और इसीलिए उसके मन में एक डर बैठ गया है वो किडनैपर वापस ना आ जाए। वो हमेशा डैनी को लेकर परेशान रहने लगी, हर दूसरे साल घर बदलने लगी, अपना कोई फोटो कभी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया, इवन डैनी को कभी स्कूल तक नहीं भेजा जिससे वो किसी स्ट्रेंजर के कांटेक्ट में ना आए। 24/7 या तो वो या फिर उसके पति ज्वेल हमेशा डैनी पर नजर रखती है, अपने अलावा बस मिसेस टब्स पर ही भरोसा करती है वो। इसीलिए ही तो आज डेलोन्ड्रा को वहां देखकर इतनी घबरा गई थी। लेकिन जब उसे फाइनली एहसास हो जाता है कि डैनी उसके साथ सेफ है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आखिर उन्हें भी तो आराम की जरूरत है। इस टेंशन में जोएल की तबीयत खराब हो चुकी है, उसे ऑफिस और घर दोनों संभालना पड़ रहा है, खुलकर सांस तक नहीं ले पाते दोनों। ऐसे कब तक चलता। धीरे धीरे डेलोन्ड्रा चेसमैन फैमिली से इतनी घुल मिल जाती है कि मेलेडी उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करने लगती है। डेलोन्ड्रा को भी एक परिवार मिल चुका था उनमें, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। मगर इसी बीच एक दिन जब वो डैनी को लेकर पार्क में जाती है, वहाँ हाइड एंड सीक खेलते वक्त अचानक ही डैनी कहीं गायब हो जाता है। डर से तो डेलोन्ड्रा की हालत खराब हो चुकी थी, मगर फिर कुछ देर बाद उसे वो दिख भी जाता है। डैनी बहुत मजे से स्विंग पर चढ़ा हुआ था, उसके साथ एक लेडी थी जो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब डेलोन्ड्रा डैनी को वापस लाने जाती है तो वो लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है, अजीब बर्ताव करने लगती है। डेलोन्ड्रा जैसे तैसे डैनी को लेकर घर तो वापस आ जाती है, मगर शाम होते ही अकेले घर में उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। पहले उसे लगता है जरूर उसके कान बज रहे होंगे, मगर फाइनली वो रियलाइज करती है कि नहीं, आवाज ऑफिस से आ रही है। और जब डेलोन्ड्रा दबे पांव ऑफिस जा पहुंचती है तो देखती है अंदर डेस्क पर बहुत सारे कागज फैले हुए हैं और उसके ठीक सामने ही खड़ी है वही लेडी। उनका पीछा करके घर तक पहुंच चुकी थी वो। डेलोन्ड्रा तो काफी घबरा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। मगर ठीक उसी समय मेलेडी और जोएल घर लौट आते हैं और वो लेडी पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। अब उसने ना कुछ चुराया था ना किसी को हर्ट किया था, डैनी भी बिल्कुल सही सलामत था। तो पुलिस को लगता है वो जरूर कोई चोर होगा जिसने पैसों के लालच में उनका पीछा किया होगा। मगर मेलेडी इस पर यकीन नहीं करती। उसका मन कह रहा था कि कोई रैंडम चोरी का केस नहीं है, ये जरूर वही किडनैपर है, 7 साल बाद अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। बस उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें ट्रैक कैसे कर पाई। उसे झांसा देने के लिए ही तो वो लोग इतने फ्रिक्वेंटली अपने लोकेशन चेंज करते हैं, हर चीज में इतनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, फिर भी कैसे? इसका जवाब डेलोन्ड्रा देती है। कहती है उसने एक दिन डैनी की एक पिक्चर अपने सोशल अकाउंट में अपलोड करी थी, बस एक ही। उसे कोई आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत खराब लग रहा था उसे। ऊपर से कुछ समय मेलेडी भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर उसे नौकरी से निकाल देती है। डेलोन्ड्रा भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाती क्योंकि वो सच में ही दोषी थी, मगर वो गलती उसने जानबूझकर नहीं की। अगले दिन गुस्सा शांत होने पर मेलेडी को भी ये बात समझ आ जाती है, तो वो खुद जाकर डेलोन्ड्रा से माफी मांग लेती है और उसे गिफ्ट्स देकर मना भी लेती है काम पर वापस आने के लिए। लेकिन उसका टेंशन खत्म नहीं हुआ था, स्पेशली जब तक पुलिस उस औरत को ढूंढ नहीं लेती तब तक वो चैन की सांस नहीं ले पाएगी। तो वो डिसाइड करती है उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, कोई ऐसी जगह जहां उन्हें इजीली ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा। एक जगह थी मिसेस टब्स का केबिन, लोकेलिटी से दूर घने जंगल के अंदर, उनके लिए एकदम परफेक्ट। मेलेडी वहीं जाने की डिसाइड करती है और डेलोन्ड्रा को भी साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर वो केबिन कहाँ है ये किसी को नहीं बताती, डेलोन्ड्रा को भी नहीं। डेलोन्ड्रा के बॉयफ्रेंड रॉब को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो उसे एक चाकू देता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जंगल में जंगली जानवर भी तो होंगे ना, मगर उसकी जरूरत उसे उसी रात पड़ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। एक्चुअली उस रात घर लौटने में डेलोन्ड्रा को काफी लेट हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही वो पैकिंग करने लगती है उसे फील होता है घर में कोई और भी है, एग्जैक्टली पिछली रात की तरह। और थोड़ा सा ढूंढने पर उसका शक सच भी साबित हो जाता है जब वो लेडी फिर से दिखाई देती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, बार बार डैनी के बारे में पूछ रही थी। उसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। डेलोन्ड्रा किसी तरह उसे कमरे में बंद करके पुलिस को खबर कर देती है। उसकी बातों से वो इतना तो श्योर हो चुकी थी कि कुछ चोरी करने वो नहीं आती, उसका टारगेट डैनी ही है। तो मेलेडी की बात सही हो सकती है, हो सकता है यही ओरिजिनल किडनैपर है।
मगर पुलिस को कुछ और ही पता चलता है। जिस दिन सुबह सभी लोग निकलने वाले थे केबिन के लिए, उस दिन ऑफिसर आकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं उस औरत का नाम कार्ला है और वो पिछले कई सालों से पुलिस की नजरों से छुपकर भाग रही है। दिमागी मरीज है बेचारी। इससे पहले भी उसने कई लोगों के बच्चे को छीनने की कोशिश किया है क्योंकि उसे लगता है वो उसके बच्चे हैं। अब इससे सुनकर मेलेडी का टेंशन थोड़ा सा तो कम होता है, मगर उसे पीस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत थी, तो वो लोग निकल पड़ते हैं। मगर हाँ, निकलने से पहले मेलेडी मिसेस टब से अकेले में कुछ बातें जरूर करती है प्राइवेटली। पता नहीं क्यों डेलनरा को कुछ अजीब लगता है। उसे क्लियरली कुछ सुनाई तो नहीं देती, बस इतना सुनाई देती है कि मिसेस टब्स यहाँ रहकर कुछ चीजों पर नजर रखने की बात कर रही है, मगर कौन सी चीज ओनली गॉड नोस। कैबिन तक पहुंचने में उन्हें पूरे 5 घंटे लग जाते हैं। सभी थक चुके थे, स्पेशली मेलेडी। तो डेलनरा जोएल से कहती है उसे अंदर ले जाने के लिए और खुद सामान निकालने लगती है। मगर जैसे ही वो अकेली होती है उसे झाड़ियों के पीछे से आवाज सुनाई देती है, ऐसे वहां कोई छुपकर उस पर नजर रख रहा है। डेलनरा को शक होता है, मगर चेक करने पर पता चलता है वहां तो एक लड़की है बैब्स नाम से, लोकल है, यहीं पर अपने पिता के साथ रहती है। डेलनरा उससे प्रॉमिस करती है एक दिन उनके घर जरूर जाएगी, मगर मेलेडी से पूछने पर वो मना कर देती है। कहती है वो लोग यहाँ घूमने नहीं आए, छुपने आए हैं। एक्चुअली वो तब भी ट्रॉमाटाइज्ड थी और उसका डर जायज भी है क्योंकि कोई उन पर सच में ही नजर रख रहा था, उनके अनजाने में ही। उधर इस बात पे दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और अपना मूड हल्का करने के लिए डेलनरा बाहर वॉक पे निकल जाती है। चलते चलते कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गए थे वो, और फिर तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ये वही आदमी था जो छुपकर उन्हें देख रहा था। वो डेलनरा को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है। कहता है वो जिस फैमिली के लिए काम कर रही है, द चेसमैन्स, वो एक्चुअल में डैनी के रियल पेरेंट्स है ही नहीं, बल्कि उसके किडनैपर्स है जिन्होंने 7 साल पहले उसे किडनैप किया था। उसकी रियल मॉम तो कार्ला है, वो लेडी जो लास्ट कुछ दिनों से डेलनरा का पीछा कर रही थी। डैनी के जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तब से जब से वो अपनी दवाई नहीं लेती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अभी भी जेल में सड़ रही है बेचारी। उसने पुलिस को सच बताने की बहुत कोशिश करी है, मगर पिछले कुछ सालों में उसने इतने सारे फैमिलीज को बॉदर किया है कि अभी पुलिस भी और उसकी बात नहीं मानती। ये आदमी उसका भाई है कैलेब। वो बिल्कुल श्योर है डैनी ही उसका नेफ्यू है क्योंकि उसने कुछ साल पहले केस को रीओपन करने की कोशिश किया था। तब पुलिस को डैनी का एक स्केच बनाकर दिया था उसने। बड़े होने के बाद वो कैसा दिखेगा, उसका एक रफ आइडिया। एंड डैनी अभी बिल्कुल उसी स्केच की तरह दिखता है, एग्जैक्टली वैसा। क्या कोई कोइंसिडेंस है? साथ में कैलेब उसे कुछ पुरानी फोटोज भी दिखाता है। चाहे तो डेलनरा चेक कर सकती है, डैनी के इनफैन फोटोज से मैच करके देख सकती है। लेकिन ऑलरेडी इतना कुछ देखकर डेलनरा बहुत ही टेंशन में पड़ चुकी थी। कैलेब की बातों से अभी तो उसे भी शक होने लगा था। ये चेसमैन्स क्या सच में ही डैनी के लिए परेशान है या फिर अपनी गुनाह छुपाने के लिए? कैलेब कहता है इसे जानने का बस एक ही रास्ता है। अगर उन्हें किसी तरह डैनी का डीएनए सैंपल मिल जाए तो वो लोग साबित कर सकते हैं और पुलिस भी उन पर यकीन कर लेगी। और अगर सैंपल मैच नहीं किया तो वो फिर कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैलेब को बस कुछ हेयर स्टाइल्स चाहिए थे डैनी का, मगर डेलनरा डिसाइड नहीं कर पा रही थी उसे किसका साथ देना चाहिए। तभी वहां कहीं से मेलेडी आ जाती है और ये लोग पड़ जाते हैं मुश्किल में। जैसे तैसे एक झूठी कहानी बनाकर गुमराह करने की कोशिश तो करते हैं उसे, मगर मेलेडी को कन्विंस कर पाना आसान नहीं था। डेलनरा को इतनी लेट हो रही है देखकर उसे पहले ही शक हुआ था, तभी तो वो उसे ढूंढने आई। कैलेब जानता था कि अगर इस औरत को भनक तक लगे कि वो डैनी के पीछे है तो वो फिर से उड़न शुरू हो जाएगी। किसी नए शहर में जाकर नए आइडेंटिटी के साथ रहने लगेगी। वो लोग और उसे ढूंढ नहीं पाएंगी। उन्हें जो करना है जल्दी करना होगा। उधर डेलनरा पड़ जाती है कश्मकश में। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसे इस परिवार के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए कहती है। वो जितना हो सके श्योर होना चाहती थी और वो खुद जाती है डैनी के हेयर स्ट्रैंड्स कलेक्ट करने, मगर उसे पता नहीं था मेलेडी को ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है और उसने अपना काम शुरू भी कर दिया है। उसी रात कैलेब को अपने आसपास किसी का प्रेजेंस महसूस होता है। उसे लगता है डेलनरा आई होगी, मगर ये तो कोई और ही था जो अचानक ही उस पर हमला करके उसे डरा देता है, जिससे हड़बड़ी में वो जाके गिरता है एक सूखे हुए पेड़ की टहनी पर और एक नुकीली चीज उसके सीने में घुसकर उसकी मौत हो जाती है। मगर जब कुछ देर बाद सच में डेलनरा वहां जा पहुंचती है एक्जैक्टली उसी स्पॉट पे, उसे वो लाश नहीं दिखती, उसे किसी ने ऑलरेडी हटा दिया था। वहां डेलनरा को कॉल करता है रॉब और कहता है कैलेब सही था, चेसमैन फैमिली असल में इम्पोस्टर्स हैं।
जो पिछले 7 सालों में 3 बार अपनी आइडेंटिटी बदल चुके हैं। और उनका एक बेटा था डैनी नाम से, मगर 7 साल पहले घर में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये बच्चा डैनी नहीं हो सकता। ये सब सुनकर डेलोंड्रा बिल्कुल श्योर हो जाती है और मन ही मन प्लान बना लेती है कि उसे क्या करना है। उसे उसी रात डैनी को उस घर से निकालना है। एक बार वो किसी सेफ जगह पहुंच जाए तब वो पुलिस को कॉल कर देगी, मगर इससे पहले नहीं। यही सोचकर घर लौट जाती है डेलोंड्रा, लेकिन वो समझ नहीं पाती मेलेडी उससे भी ज्यादा चालाक है। वो जोएल को भेजती है उसे इनडायरेक्टली बात उगलवाने के लिए, कहीं उसे असलियत पता तो नहीं चल गया। लेकिन उससे बात करके जोएल को कुछ शक नहीं होता। उसे लगता है अगर डेलोंड्रा का कुछ पता चला होता तो वो भाग नहीं जाती, लौट कर क्यों आती। मगर मेलेडी को कोई रिस्क नहीं लेना था। वो डिसाइड करती है कल सुबह वो डेलोंड्रा के साथ हाइक पर जाएगी और तभी उसका काम खत्म कर देगी। मगर डेलोंड्रा उससे पहले घर से भाग जाएगी, उसका कोई आइडिया नहीं था उन्हें। वो तो असल में सही मौके की तलाश में थी। जैसे ही घर में सभी सो जाती है वो डैनी को लेकर भाग निकलती है। डैनी को लगता है ये कोई गेम है, तो वो भी कुछ नहीं कहता। डेलोंड्रा डायरेक्टली जा पहुंचती है बैब्स के घर। उसे और उसके पिता को सारी सच्चाई बताकर आज रात के लिए उन्हें शेल्टर देने की रिक्वेस्ट करती है। उसे लगा था उन्हें यकीन दिलाना आसान नहीं होगा, सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट सरप्राइजिंगली वो लोग मान जाते हैं। डेलोंड्रा को अश्योर करते हैं कि वो यहाँ सेफ है, मगर बात इतनी सिंपल भी नहीं थी। जब नेक्स्ट मॉर्निंग डेलोंड्रा की नींद खुलती है, उसे अपने सामने मेलेडी और जोएल दिखते हैं। बैब्स के पिता ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उन्हें लग रहा था डेलोंड्रा डैनी को चुराने की कोशिश कर रही है। मजबूरन डेलोंड्रा को घर लौटना ही पड़ता है और मेलेडी उस पर ऐसे चिल्लाती है ऐसे सच में ही वो गिल्टी है। उसे फिर से एक बार काम से निकाल देती है और जोएल से कहती है उसे वापस शहर छोड़ आने के लिए। लेकिन डेलोंड्रा को अपना फोन नहीं मिल रहा था। उसे डर लग रहा था कहीं ये लोग उसे रास्ते पर ही ना मार डाले। तो वो रॉब को सब कुछ इन्फॉर्म करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगती है और उसी चक्कर में पहुंच जाती है घर के स्टोर रूम में। वहाँ फ्रीजर के पास उसे कैलेब का वॉलेट और गाड़ी की चाबी दिखती है और फ्रीजर के अंदर पड़ी थी उसकी लाश। इससे डेलोंड्रा समझ जाती है ये लोग कितना खतरनाक है, मगर उनसे बचने का मौका उसे नहीं मिलता। मेलेडी उसी वक्त उस पर हमला कर देती है। लकीली अपने रिफ्लेक्स के कारण डेलोंड्रा बच तो जाती है, मगर बाहर जोएल उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कहानी में। हम देखते हैं जोएल एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि वो और किसी को मारना नहीं चाहता था। थक चुका था वो ऐसे भागते भगाते। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने लोगों की जान लेंगे वो। पिछले 7 सालों में जिसे भी शक हुआ मेलेडी ने उसे मार डाला, मगर इससे सच तो नहीं बदल जाएगा ना। फाइनली वो डेलोंड्रा को आजाद कर देता है और मेलेडी से रिक्वेस्ट करता है खुद को शांत करने के लिए। ये एक ना एक दिन होना ही था। डैनी इज ग्रोइंग अप, वो बहुत स्मार्ट है, उसे बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले वो लोग खुद सच को एक्सेप्ट कर ले, इसी में भलाई है। मगर मेलेडी इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर से एक बार अपने बेटे को खो नहीं सकती वो, भले ही उसके लिए उसे और 10 लोगों की जान क्यों न लेनी पड़ी। सबसे पहले वो एक शोपीस से वार करके जोएल को मार डालती है और फिर भागती है डेलोंड्रा के पीछे। उसे पता था वो जरूर कैलेब की गाड़ी के पास ही होगी, होती भी वहीं। तो वहां पहुंचते ही गाड़ी पर हमला कर देती है मेलेडी, मगर इससे डेलोंड्रा नहीं रुकती। उसे धक्का मारकर आगे बढ़ जाती है। रुकती है तो बस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। फाइनली सालों बाद डैनी को अपने रियल पेरेंट्स के पास जाने का मौका मिला था, मगर इतने बड़े सच्चाई को एक्सेप्ट करने में एक छोटे से बच्चे को प्रॉब्लम तो होगी ही। मगर वो बहुत होशियार था, उसे मन ही मन पता था उसके पेरेंट्स कुछ ठीक नहीं है। उसने कई बार उन्हें ओवरहियर किया है। तब तो वो उनकी बातें समझ नहीं पाया, मगर अब उसके लिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। आखिरकार वो पहुंच चुका है जहां उसे पहुंचना था। अभी बस उन्हें कुछ वक्त चाहिए एक दूसरे से रिकनेक्ट करने का। उसके बाद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेलोंड्रा बहुत खुश थी डैनी के लिए, काफी रिलैक्स्ड फील कर रही थी। मगर ऑफिसर को शक था उस पर हमला हो सकता है क्योंकि उस कैबिन से उन्हें सिर्फ जोएल की लाश मिली है। मेलेडी का कुछ अता पता नहीं। तो हो सकता है वो यहाँ आए डेलोंड्रा से बदला लेने। ऑफिसर डिसाइड करते हैं वो रात को डेलोंड्रा के घर के बाहर ही रुकेंगे। दूसरी तरफ मिसेस स्टब्स बहुत क्यूरियस हो रहे थे डेलोंड्रा से सब कुछ जानने के लिए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था मेलेडी ऐसा कर सकती है। मगर सब कुछ सुनकर उनका रिएक्शन बहुत अजीब रहता है। वो नाराज हो जाती है बहुत और उल्टा डेलोंड्रा को ही कोसने लगती है, ऐसे सारा दोष उसी का हो। उनका बर्ताव डेलोंड्रा को सही नहीं लगता। ऊपर से उनका बनाया हुआ चाय पीकर रॉब बेहोश हो जाता है। चक्कर आने लगते हैं डेलोंड्रा को।
यहाँ पर रिवील होता है इस फिल्म का सेकंड ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है मिसेस स्टब्स असल में मेलेडी की माँ है और उसी ने सालों पहले डैनी को किडनैप किया था। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया गया था उसमें वो चोर मिसेस स्टब्स ही थी। उसी समय के अराउंड असली डैनी की मौत हुई थी और मेलेडी की हालत उनसे सहन नहीं हो रही थी, तो उसे ठीक करने के लिए उन्होंने बच्चे को चुरा लिया और फिर उसे दूसरे शहर में भेज दिया रहने के लिए। इतने सालों से सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर डेलोन्ड्रा के आने से सब कुछ गड़बड़ हो गया। उनका डैनी खो गया उनसे, इसका बदला तो वो लेकर रहेगी। वो एक कैंची से डेलोन्ड्रा पर हमला कर देती है। वो बाहर भागने जाती है तो उसे बाहर मेलेडी दिखती है। उसने ऑलरेडी ऑफिसर को मार डाला था। रॉब भी बेहोश पड़ा था। अभी बारी थी डेलोन्ड्रा की, कोई नहीं है उसे बचाने वाला। मगर डेलोन्ड्रा खुद को बचाना चाहती थी। वो बेसमेंट में जाकर छुपती है और धोखे से मेलेडी को मारकर बेहोश कर देती है। जब मिसेस स्टब्स जाती है उसे मारने तो उसे अंदर ही लॉक कर देती है। बाहर आकर सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करती है डेलोन्ड्रा, फिर रॉब को होश मिलाकर चैन की सांस लेती है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं कुछ महीने बाद। मिलते हैं डैनी के नए परिवार से, जहां अपने रियल पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है वो। यहाँ कोई रोक टोक नहीं उसे। वो स्कूल जाता है, आसपास के सभी लोगों से मिलता है, जो सारे दोस्त है उसके। यहाँ और उसे घुट घुट कर जीना नहीं पड़ता। आखिरकार उसे समझ आ चुका है सच्चा प्यार किसे कहते हैं। आखिरकार ठीक हो चुका है सब कुछ, जैसे होना चाहिए था हमेशा से। होपफुली आगे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। बात करें इसके रियल इंस्पिरेशन के बारे में तो ये प्लॉट किसी केस से डायरेक्टली डिराइव तो नहीं है, मगर बहुत सारे किडनैपिंग केसेस के डिटेल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है।